चैप्टर 1 क्लास 8 हाउ व्हेन एंड वेयर। इस चैप्टर की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें वही आप चीज़ें देखते हो कि हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है, डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में, डेट्स को एस्टैब्लिश करने के क्या तरीके हैं, और थोड़ा जो इसमें हम पर्टिकुलर देखेंगे वो ब्रिटिश रूल इन इंडिया को देखेंगे। तो कई गवर्नर जनरल आए इंडिया के अंदर, उन्हें वायसराय भी कहा जाता था। तो सबसे पहला वॉरेन हेस्टिंग आया और आखिर तक लॉर्ड माउंटबैटन थे। तो उसमें वॉरेन हेस्टिंग के बाद वेस्ली, बेंटिंक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपल, कर्जन, हार्डिंग और इरविन, ये थे बीच में। नाम एक बार सुने जरूरी होने चाहिए, याद तो धीरे धीरे होपफुली आपको हो जाएंगे कई। तो जो जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था और पॉलिटिकल फिलोसोफर, उसने एक हिस्ट्री 3 वॉल्यूम की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी है, जिसमें उसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में इस इंडिया को डिवाइड किया है, इंडिया की हिस्ट्री को। ऑफ कोर्स रिलीजन के बेसिस पे ऐसे डिवाइड करना आसान नहीं है, और बहुत सारा इंडिया इन 3 रिलीजन से बाहर लाई करता है, जैसे ट्राइबल्स और चीफ्टन्स। और उसके अलावा जो हमें हिस्ट्री मिलती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से मिलती है। और हम देख सकते हैं कि कोई भी जो कोर्ट्स बनते थे उनके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स बनने शुरू होते थे। कोई अदालतें जैसे बनी, और जो दफ्तर के अंदर जो काम हुए तो उनमें एक हर रोज एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन होती थी, काफ़ी पुराने समय से, कई 100 सालों से। और इसी तरह से सरकार को भी बेहतर फैसले लेने के लिए एक नेशनल सर्वेज कराए जाते थे, जिसके अंदर जो सेंसस और कितने पॉपुलेशन है, क्या प्रोड्यूस होता है, वो टोडरमल से शुरू होके मुगल जो फाइनेंस मिनिस्टर था और आगे तक चलते आए। एक तस्वीर दिखाई है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की, इसके अंदर बहुत सारी ये डिटेल्स दी हुई हैं, रखी हुई हैं आज भी। जो हमारा मेन काम रहेगा चैप्टर 2 का, उसे शुरू करते हैं। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। तो कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑब्वियसली, जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो ट्रेड करने आई थी और फिर टेरिटरी भी करीब 80% पॉपुलेशन और 60% टेरिटरी तक पहुंच गई थी डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर। देखते हैं उसको। सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के अंदर जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये पावर में आई। तो जो कंपनी थी वो 1600 ईयर्स 1600 या बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी में इंडिया आई, और जो वहाँ ऑलरेडी उन्हें मिले वो पोर्चुगीज ऑलरेडी वहीं थे। तो वास्को द गामा तो 1498 में ही पहुंच गया था, और जल्दी ही जो फ्रेंच थे वो भी पौंडीचेरी में आ गए थे। जो ट्रेड था वो पेपर, क्लोव यानी कि लौंग होते हैं, जो कार्डमम, सिनेमन, ये सब के लिए चलता था। कॉन्फ्लिक्ट होता था यूरोपियन पावर्स के बीच में, ब्रिटिश, फ्रेंच और पोर्चुगीज, और ये एक दूसरे के जहाज गिराते रहते थे। और जल्दी इन्हें ये रियलाइज हुआ कि अगर ट्रेडिंग से इन्हें कुछ पैसा कमाना है तो इन्हें एक्सक्लूसिव राइट्स चाहिए, नहीं तो इनके खुद में ही कॉम्पीट करके सारे प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसको ये महंगा, एक दूसरे को बोली लगा के महंगा करते जाएंगे, और जहां बेचना है वहां पर भी सिमिलरली कंपटीशन में ये खत्म हो जाएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना एक पैर जमाने की कोशिश की जहां और कोई नहीं था, और करीब 1651 ऑनवर्ड्स ये काम शुरू हुआ, और अराउंड 1696 या बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी एक किला तक बना लिया अपना टेरिटरी का। तो एक तरह से अपना पैर बंगाल में
17th सेंचुरी के एंड तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना लिया था। उस समय मुगल्स का भी बड़ा एक ट्रांजिशन का पीरियड था। हमें मालूम है कि 1707-1708 के अंदर औरंगजेब की डेथ हुई थी, तो ये मुगल एम्पायर का भी लास्ट पीरियड था। और बंगाल के अंदर उस समय कुली खां जो था वो नवाब बनने की कगार पे था। और इसी तरह से एक बड़ा पावर का ट्रांजिशन हो रहा था ब्रिटिश औरंगजेब मुगल से नवाब ऑफ बंगाल को। और ब्रिटिश के लिए बड़ी आइडियल मौका था ये अपना आपको एक पावर इक्वेशन में बिठाने का। तो मुगलों को ऑफिशियल्स को जो ब्रिटिश थे उन्होंने ब्राइब करना शुरू कर दिया, पैसे खिलाने शुरू कर दिए। और इससे और अपने आप के ऊपर कई टैक्सेस माफ करवा लिए। और इस तरह से जो बंगाल था उसको नुकसान हुआ, बंगाल के जो लोकल ऑफिशियल्स थे उनको फायदा करके। और एम्पायर जो था मुगल एम्पायर वो भी वीक हुआ। और जो नवाब आए उनके साथ फिर ये कॉन्फ्लिक्ट का एक मुद्दा बन गया। और सबसे पहली लड़ाई जो नवाबों के साथ हुई वो 1757 में हुई। और इसी लड़ाई के अंदर जो नवाब सिराजुद्दौला था वो हार गया, उसके साथ ये लड़ाई थी। उसका कमांडर था मीर जाफर। मीर जाफर को ब्रिटिश ने कहा कि तुम सिराजुद्दौला को हरा दो और तुम्हें हम नवाब बना देंगे बंगाल का। और ये एक ट्रैप था जिसमें सिराजुद्दौला तो हार ही गया और मीर जाफर फंस गया। और ज़्यादा समय नहीं लगा और 1765 में फिर जो आपका मीर जाफर था उसको भी लड़ाई लड़नी पड़ी बंगाल के जो आपके ये कंपनी के साथ बंगाल में। और उसको हटा के फिर मीर काजिम को लगाया गया कंपनी के द्वारा। और मीर काजिम से भी जब मामला हैंडल नहीं हो रहा था तो फिर मीर जाफर को दोबारा लाया गया। तो कहने का मतलब यह है कि इंटरनल अफेयर्स जो इंडिया के थे उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही थी। और इसी के चलते जो नवाब थे सिराजुद्दौला उसको हटाया गया, फिर मीर जाफर को लाया गया। कोशिश ये थी कि जो ब्रिटिश हैं उनको अपनी जो टैक्सेस हैं वो सरकार को ना देने पड़े। और अल्टीमेटली इनको एक तरीका मिल गया कि जब 1965 में इन्होंने अपने आप को नवाब कंपनी ही बना लिया, तो जो बंगाल की नवाब थी 1965 में वो तब के मुगल एम्परर के से परमिशन लेने के बाद खुद ही एक पूरी पावर का इंचार्ज बन गई। तो एक तरीका खुल गया कंपनी के लिए अपने आप को वहीं से अपना रेवेन्यू जनरेट करने का। तो जो कमाई इनकी बंगाल से होती थी उसी से ये सामान खरीद लेते थे लोकली और फिर उस सामान को एक्सपोर्ट कर देते थे ब्रिटेन के अंदर। और तो तब तक तो इन्हें एक कुछ सोना और चांदी ब्रिटेन का लगता था चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए। और 1765 के बाद में इन्हें एक तरीका मिल गया कि एरिया कैप्चर कर लो इंडिया का और वहीं के रेवेन्यू से चीज़ें खरीदते जाओ और इससे सिर्फ कुछ पैसे लगेंगे नहीं और मुनाफा ही मुनाफा होगा। तो ये एक तरीका बन गया ब्रिटेन के लिए पैसे कमाने का हिंदुस्तान के ऊपर से। जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से 1857 तक, जो 1757 से 1857 तक कई लड़ाइयाँ उन्हें लड़नी पड़ी।
हमने देखा था कि जो मीर जाफर को हराया ब्रिटेन ने, वो बैटल ऑफ बक्सर के नाम से थी। तो दो बैटल हमने देख ली है। सबसे पहला सिराजुद्दौला के खिलाफ बैटल ऑफ प्लासी हुई और 1757 में। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई मीर जाफर को हटाने के लिए 1764 में। और अल्टीमेटली हमने पिछले पेज पे जैसे देखा था कि उससे मीर जाफर को हराने के एक साल बाद कंपनी खुद ही नवाब बन गई बंगाल की। और इन्होंने फिर एक नई तरीका इजाद किया कि अपनी आर्मी मेंटेन करने लग गए ये इंडिया के अंदर। और जो रूलर थे उनको ये हरा देते थे और उनको डरा के, और फिर उनसे जो राइट ऑफ डिफेंस है वो ले लेते थे। तो जिन रूलर्स के साथ ये ब्रिटिश का अरेंजमेंट था, वहाँ उनका डिफेंस या सब्सिडरी फोर्सेस वो ब्रिटेन रखता था। तो उनके डिफेंस का इंचार्ज ज़्यादा से ज़्यादा इलाके का ब्रिटेन की ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये बन जाती थी। और ये इसके लिए फिर वो राजा पे करता रहता था। तो इस चीज़ का नुकसान ये था कि अगर राजा पे ना कर पाए, पैसे ना दे पाए, तो फिर उसकी टेरिटरी ये ब्रिटेन वाले ले लेते थे। तो ये सब्सिडरी फोर्सेस के अंतर्गत जो अवध था उसमें ये इसी तरह का रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ। और 1801 में आधी जो एरिया अवध का था वो ब्रिटेन ने ले लिया। और इसी तरह से काफ़ी एरिया हैदराबाद का भी जो कंपनी थी वो लेने में कामयाब हो गई। एक तस्वीर यहाँ दिखाई है 1772 की, जहाँ शहाजुद्दौला जो था अवध का नवाब अपने बेटों के साथ उसकी पेंटिंग है। और ये जो शहाजुद्दौला था ये अपने बेटों को इसको देना पड़ा उसको ब्रिटेन को एज अ सिक्योरिटी। इस चीज़ की यह तस्वीर थी। आगे देखते हैं कि ऐसे ही मैसूर के अंदर जो राजा था हैदर अली, वो बहुत ताकतवर था और उसका बेटा टीपू सुल्तान भी बहुत ताकतवर था। तो इन्होंने जो करीब जो 18 सेंचुरी में राज किया मैसूर पे, 1760 से लेके 1780 तक हैदर अली ने, और 1780 से ऑलमोस्ट 1800 तक टीपू सुल्तान ने। तो जो टीपू सुल्तान ने 1785 में जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके साथ ट्रेड बंद कर दिया और कह दिया कि हमारा जो पेपर, कैडमम, सैंडलवुड जो मालाबार कोस्ट पे होती है ये हम फ्रांस को देंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देंगे। तो ब्रिटेन ने मैसूर पे हमला करना शुरू किया और एक हमला किया 1767 में, 2 साल के लिए लड़ाई चली। फिर 1780 में हमला किया, फिर 1790 में हमला किया और अल्टीमेटली आखिरी बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम के अंदर 1799 में टीपू सुल्तान को कंपनी हराने में कामयाब हुई और टीपू सुल्तान की इसी दौरान मौत हो गई। तो आप ये देखिए कि कंपनी के टारगेट पे तो हैदर अली के समय से ही था जो मैसूर का राज्य है, और इसमें हमला कर करके इन्होंने 1800 तक हरा ही दिया जो वहाँ की रूलिंग फैमिली थी उसको। और एक पुरानी रूलिंग डायनेस्टी थी वहाँ की वोडेयार, उनको फिर से बिठा दिया मैसूर के तख्त पे। तो ये टिपिकल केस था जहाँ जो राजा कौन बनेगा किसी किंगडम का, इसका फैसला कंपनी करती थी और फिर उस राजा से पैसे लेती थी आर्मी मेंटेन करने के लिए। और अगर वो राजा नहीं देता था तो उसको फिर उसका एरिया ही कंपनी ले लेती थी। इसी तरह से जो 18th सेंचुरी था वो उसके दौरान
मराठास बहुत ताकतवर हो गए थे। जो ये नीले रंग में आपको मराठास का एरिया सारा दिख रहा है 1760 में, इसमें जो ये यूपी का एरिया है, इसके अंदर बस वो अवध को छोड़ के ही शुरू हो जाता है मराठा का टेरिटरी। और इसमें आप देखेंगे कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी, उसमें जब मराठा हारे 1761 में, अब्दाली के खिलाफ ये लड़ाई थी, अब्दाली अफगानिस्तान का राजा था, तो थोड़ा सा एक पावर में कमी आई मराठाओं की। और उसके बाद जो मराठा खुद थे वो कई डायनेस्टीज में बट गए थे। सिंधियाज थे ग्वालियर में, ऐसे ही होलकर थे, गायकवाड़ थे और भोंसले थे। ये सारे एक राजघराने बने हुए थे मराठाओं के, और ये इनका एक हेड होता था पेशवा, जो प्रिंसिपल मिनिस्टर था, जो पुणे में बैठता था। तो एक कॉन्फेडरेसी थी इन सारे राज्यों की। और इसी तरह से कुछ मशहूर सोल्जर थे, जैसे महादजी सिंधिया और नाना फाडनिस, ये थे। और एक सीरीज ऑफ वॉर लड़ाई लड़ी गई मराठा और कंपनी के बीच में। जो पहली लड़ाई थी वो 1782 में थी, उसमें कोई एक जीत नहीं हासिल कर पाया। फिर दूसरी लड़ाई फिर लड़ी गई 20 साल बाद 1803 में। और इसमें कुछ जो ओडिशा का पार्ट है, जो आपको राइट में कोस्टल एरिया दिख रहा है बे ऑफ बंगाल का, वो ब्रिटेन लेने में कामयाब हुआ इससे, मराठाओं से। और कुछ नॉर्थ ऑफ यमुना और आगरा और दिल्ली, ये भी ब्रिटेन ने ले लिया। फिर तीसरी लड़ाई दोबारा 20 साल बाद हुई, जहाँ पे मराठाओं को लगभग ख़त्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने। इसके बाद में जो पेशवा थे उनको हटा दिया गया और बनवास भेज दिया गया। और साउथ और ऑफ विंध्या, तो ये जितना विंध्या का एरिया था उस पर भी जो ब्रिटेन थे उन्होंने काबू कर लिया, कब्जा कर लिया। तो जो पैरामाउंटसी द ब्रिटिश असेंट, तो एक पैरामाउंटसी की पॉलिसी थी लॉर्ड हेस्टिंग की, जो कि सबसे पहले वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग इंडिया जो गवर्नर जनरल थे इसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और वो पैरामाउंटसी के अंदर वो एक टेरिटोरियल एक्सपेंशन या जगह को ज़्यादा से ज़्यादा काबू करना चाहते थे। और इसी के अंदर वो या तो अनेक्स यानी कि पूरा कब्जा कर लेते थे, या थ्रेटन करते थे, धमकाते थे कि हम आपका राज्य ले लेंगे। इसमें ब्रिटिश को कई जगह दिक्कत भी आई। और किटूर के अंदर रानी चन्नम्मा ने लड़ाई लड़नी शुरू की ब्रिटिशर्स के साथ, और फिर ज़्यादा देर तक नहीं लड़ पाई। और 1829 में तो प्रिजन में मौत हो गई रानी चिन्नम्मा की। अनेक्स और ब्रिटिशर्स ने अनेक्स कर लिया किटूर को। 1830 में जो और पावर्स थी, यूरोपियन पावर्स, एशियन पावर्स, उनके बारे में थोड़ी चिंता थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ख़ास तौर पे रशिया के बारे में। वो ये मानते थे कि रशिया एक्सपैंड करना चाहता है एशिया में, और वो ये कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट करने के लिए ब्रिटेन ने अपनी ताकत को आजमाया। और हिंदुस्तान इसी के तहत एक अफगानिस्तान में एक लंबी लड़ाई लड़ी, जो कि 1838 और 1842 के बीच में थी। और इसी से एस्टेब्लिश किया इनडायरेक्ट कंट्रोल वहाँ पर। सिंध भी जो 1843 में जीत लिया कंपनी ने। और अगला बारी थी पंजाब की। तो जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे पंजाब में, तब तक तो कंपनी नहीं जीत पाई। और पर महाराजा रंजीत सिंह के मौत के बाद 1839 में 2 लंबी लड़ाइयों के बाद
1849 में पंजाब भी अनेक्स कर लिया कंपनी ने। तो करीब 1850 तक हिंदुस्तान के ऊपर काफ़ी काबू हो गया था ब्रिटिशर्स का, डायरेक्ट कंट्रोल। उस समय फिर जो गवर्नर जनरल आए उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, और डलहौजी से डलहौजी और डी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता है। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने एक शाना तरीका निकाला इसको इंडिया को कैप्चर करने का, तो जिसमें एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स उन्होंने बनाया, जिसमें अगर कोई इंडियन रूलर मर जाता था एक मेल हियर के बगैर किसी बेटे के, तो उसका किंगडम अपने आप कंपनी को चले जाएगा, कंपनी टेरिटरी बन जाएगा। तो कोई इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी जो ये रूल लागू कर दिया गया, और एक के बाद एक किंगडम जैसे सतारा का, संबलपुर का, उदयपुर का, नागपुर का और झांसी का, रानी की झांसी लड़ी थी 1854 में। तो ये सारे किंगडम को इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते ब्रिटिशर्स ने ले लिया। और इसके अलावा कंपनी एक ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी का डॉक्ट्रिन चलाने लगी, जिसमें वो ये कहती थी कि अवध के अंदर जो नवाब हैं अवध के, वो अच्छा राज नहीं दे रहे हैं लोगों को, और इसलिए कंपनी की ड्यूटी बन जाती है कि वो अवध को का चार्ज ले ले और इस मिसगवर्नेंस से लोगों को बचाए। और इसी से जो इसकी थोड़ी कमी ये आई कि क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगा कि उनके रूलर को, नवाब को ऐसे अचानक कंपनी हटा दे, तो जो 1857 का लड़ाई हुई 1857 की, तो जो अवध की जनता थी, आवाम था, वो उसने लड़ाई लड़ी, रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब मौका मिला। तो इसी तरह से अगला देखते हैं कि सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब ब्रिटिशर्स अपना एरिया कॉन्कर कर रहे थे, कैप्चर कर रहे थे, तो कैप्चर करने के बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे लागू करते थे ब्रिटिशर्स, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो वॉरेन हेस्टिंग की ही ये दिक्कत रही बंगाल के अंदर। तो उस समय बाद में एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने शुरू कर दिए इन्होंने, जिन्हें ये प्रेसिडेंसीज कहते थे। उस हर प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था, और जो गवर्नर फिर जो गवर्नर जनरल, जो सबसे पहले तो वॉरेन हेस्टिंग थे, फिर जो आए, उस गवर्नर जनरल के अंडर होता था। तो सबसे पहले जो 3 प्रेसिडेंसीज बनी वो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में थी, और इसी को अच्छा चलाने के चलते एक नया सिस्टम ऑफ जस्टिस, कोर्ट्स बनाने का जो सिस्टम था वो शुरू किया गया। और 2 तरह के कोर्ट्स होते थे, एक फौजदारी अदालत जिसमें क्रिमिनल कोर्ट्स केसेस चलते थे, और एक दीवानी अदालत जिसमें सिविल कोर्ट्स चलता था, सिविल केसेस चलते थे। क्रिमिनल मतलब जहाँ पे कोई फिजिकल कोई हार्म हुआ है किसी को मोटा मोटा, और क्रिमिनल सिविल का मतलब जहाँ पैसे का झगड़ा है कुछ। जो मौलवी और हिंदू थे पंडित, वो इंडियन लॉज को अपने अपने धर्म के मुताबिक इंटरप्रेट करते थे। इसलिए जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे, कलेक्टर मतलब उस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर, वो उसको अजीब मान रहे थे और अच्छी तरह से न्याय नहीं मिल रहा था, जस्टिस नहीं मिल रहा था। तो जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे उसमें काजी और मुफ्ती लोग थे। काजी मतलब जज, और मुफ्ती मतलब जो सुपरविजन के अंडर सब काम हो रहा है, और ये भी कलेक्टर की सुपरविजन के अंडर थे। तो बट क्योंकि ये जो हिंदू और मौलवी पंडित थे, ये चाहे वो काजी और मुफ्ती बन गए, ये अच्छी तरह से यूरोपियन लॉ, इंडियन लॉज को एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो
जो ब्राह्मण पंडित थे उन्हें उन 11 ऐसे पंडितों को कहा गया एक हिंदू लॉज को बनाने एक मोटा ग्रंथ बनाने की, जो कि फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ और उसको ब्रिटिशर्स ने पढ़ के सिंप्लीफाई किया। और इसी तरह 1778 में मुस्लिम लॉज को भी कंपाइल किया गया और यूरोपियन जजेस ने फिर उसको रेगुलेट किया कि इसमें क्या सही क्या गलत है। और इसी का एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाया गया और एक नया सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जो फिर हर इस तरह के मामले के अंदर फैसला सुनाएगा। और एक कोर्ट ऑफ अपील बनाया गया जहां सबसे पहले अगर आपका केस में कुछ फैसला हुआ है उससे आप नाखुश है तो वहां जाएंगे। तो सदर निजामत अदालत जो कोर्ट ऑफ अपील है वो और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों चीज़ें एस्टेब्लिश की गई सबसे पहले कलकत्ता में। बंगाल आगे चलता रहा इन चीज़ों के अंदर। तो द प्रिंसिपल फिगर जो सबसे बड़ा आदमी इंचार्ज होता था वो तो कलेक्टर ही था एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसका मेन काम जैसे दिख रहा है कि कलेक्ट टैक्सेस था, टैक्सेस कलेक्ट करने का, रेवेन्यू कलेक्ट करने का और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो कलेक्टर का ये अदालतों के अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और टैक्स कलेक्ट करना इसका काम होता था। कंपनी आर्मी, तो हमने देखा कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी तो जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेडिंग से एक्टिव कंट्रोल तक आ गई। जैसे 1765 में बंगाल में कंपनी को नवाब बना दिया गया और आने वाले समय में जो आपके पास ये 1754 और इस तरह चलते डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते लड़ाइयाँ लड़ के काफ़ी जो एरिया था 1854 में झांसी और जगहों का वो भी अब ब्रिटिशर्स ने ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। तो एक आर्मी खड़ी करने की बड़ी ज़रूरत थी ब्रिटिशर्स को। तो जो कॉलोनियल रूल को मिलिट्री स्ट्रेंथ देती, तो मुगल आर्मी के अंदर दो तरह के होते थे लोग, एक कैवलरी यानी कि सवार जो घोड़ों पे चलते हैं और एक इन्फेंट्री जो कि पैदल चलते हैं। और इन्हीं में तीरंदाजी और स्वॉर्ड यानी कि तलवार से लड़ाई लड़ना ये उनकी कला थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उन्हें सिपाही आर्मी कहते थे, सिपाही शब्द से बनता है। और 1820 तक ये देखा गया कि जो कैवलरी है उसके अलावा जो इन्फेंट्री को भी जोर दिया जाए और इन्फेंट्री के अंदर आपके जो फुट सोल्जर्स हैं उनको सिर्फ आपके आर्मी जो साधारण मजदूर हैं उनको उसमें ना डाल के उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और एक इसी तरह से एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर बनाई जाए इन्फेंट्री में, कैवलरी में, जिस कल्चर को फिर वो लोग फॉलो करें। इसमें दिक्कत यह आई कि अगर आप इस तरह का यूनिफॉर्म कल्चर बना रहे हो मिलिट्री के अंदर तो जितनी कास्ट और कम्युनिटी के लोग हैं उन सबको अपना जो बैकग्राउंड है वो छोड़नी पड़ती थी। तो जो प्रोफेशनल सोल्जर उन्हें बनने में कई दिक्कतें आई जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी को डील करना पड़ा, ब्रिटिशर्स को डील करना पड़ा। तो कंक्लूजन यही है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया एक ट्रेडिंग कंपनी से एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में। टेरिटोरियल मतलब स्थानीय कॉलोनियल पावर। इसके अंदर अच्छा हुआ उनको कि स्टीम टेक्नोलॉजी मिल गई। स्टीम टेक्नोलॉजी जो जहाज़ों में काम आती थी, तो पहले 6 महीने लगते थे जहाज़ को ब्रिटेन से इंडिया आने में, लेकिन अब इसके चलते सिर्फ आपके कुछ हफ्तों के अंदर या 3 हफ्तों के अंदर स्टीम शिप्स ब्रिटेन से इंडिया तक का सफ़र तय कर लेते थे। 1857 में डायरेक्ट रूल के चलते 63% ऑफ टेरिटरी और 78% पॉपुलेशन
इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंपनी के अंडर आ गई थी 1857 तक। और अगर आप इनडायरेक्ट कंट्रोल को माने तो 1857 तक करीब सारा हिंदुस्तान ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था। तो ये एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आप तरक्की देखिए हिंदुस्तान के एक्सपेंस पर। थोड़ा सा दूर चलते हैं, अफ्रीका चलते हैं, तो वहाँ स्लेव ट्रेड होना शुरू हो गया था। तो हिंदुस्तान में के अलावा जो डच ट्रेडिंग कंपनी थी जो साउथ अफ्रीका पहुंची, वो तो लोगों को ही खरीदना बेचना शुरू कर दिया था उसने। और इसी तरह से एक अकाउंट यहाँ दिया है कि एक लेडी जिसके 3 बच्चे हैं, उनको एक कोई ट्रेडर या टूरिस्ट गया, तो वहाँ पे वो उस लेडी को और उसके बच्चों को अलग अलग बेच रहे थे वो। तो एक बड़ा हार्ट वार्मिंग सा सीन था, जहाँ पर इस तरह से भेड़ बकरियों की तरह, कैटल की तरह लोगों को बेचा खरीदा जा रहा था अफ्रीका के अंदर। इसी से आपका चैप्टर 1 और 2 खत्म होता है। थैंक यू।